आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए, आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए लगातार कोशिशें जो हैं वो सुरक्षा एजेंसियां करती हैं, लेकिन इस आतंकी फंडिंग को अंजाम देने के लिए आखिर किस तरीके के नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बड़े खुलासे नेपाल में भी हो रहे हैं कि आखिर कैसे नेपाल के युवाओं का धर्म परिवर्तन कर आतंक को फैलाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, और इसके जो युवा है नेपाल के उनका आखिर कैसे इस्तेमाल हो रहा है, इसे लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। मेरे सहयोगी वरुण मेरे साथ हैं, यहां पर उनसे समझने की तमाम चीजों को कोशिश करेंगे। वरुण, बड़ी जानकारी सामने आई क्योंकि नेपाल से जो युवा हैं वो जो है यूएई वगैरह का जो देश है वहां का रुख करते हैं, और वहां पर धर्म परिवर्तन कर एक बड़ी साजिश को, आतंकी फंडिंग जिसके जरिए की जा सके, उसकी एक बड़ी साजिश रची जा रही है। क्या कुछ है इस पूरी जानकारी में? देखिए, ये एक पूरी पड़ताल अमर उजाला में आज छपी है। एक बड़ी रिपोर्ट हमारे यहाँ छपी है, और अभिषेक राज जो हमारे संवाददाता हैं लखनऊ एडिशन, उनकी एक पूरी रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि नेपाल के रास्ते आतंकवादियों की विदेशी फंडिंग का एक नया मॉड्यूल हमारे सामने आया है। तुर्की के साथ मिलकर आईएसआई दुबई और दोहा जाने वाले जो नेपाली युवा हैं उनको प्रभावित कर रही है। आईएसआई लगातार इस कोशिश में है कि किस तरीके से जो पैसे पे रोक लगाई गई थी आतंकवाद की कमर को तोड़ने के लिए, वो कैसे स्लीपर सेल्स तक पहुंचे, वो कैसे पैसा भारत के अंदर एंटर हो, और उसके लिए वो पूरा ये चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। इसके लिए पहले धर्म बदलवाया जा रहा है और नेपाल के ग्रामीण इलाकों में धर्मांतरण की जिम्मेदारी देकर उन युवाओं को वापस भेजा जा रहा है। रिपोर्ट ये बताती है कि नौकरी से जो वेतन उन्हें विदेश में मिल रहा है उसके बराबर वेतन नेपाल में ही भुगतान किया जा रहा है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि मॉड्यूल जो है बलरामपुर में पकड़े गए धर्मांतरण के आरोपी छांगुर पीर और सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन के साथ मिलकर उन्होंने ये अपनाया हुआ था। 9 सितंबर को दिल्ली में पकड़ा गया नेपाल का आईएसआई एजेंट प्रभात कुमार चौरसिया इसी का हिस्सा है। और रिपोर्ट ये भी बताती है कि सुरक्षा एजेंसियां हाई रिस्क एंट्री पॉइंट की लिस्ट को अपडेट करने में जुट गई हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण डेटा की जानकारी सुमित यहाँ दी गई है, और ये डेटा बताता है हमें कि नेपाल सरकार की जो लेबर माइग्रेशन रिपोर्ट है, इसके मुताबिक नेपाली युवा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में सबसे ज्यादा जाते हैं। नेपाल से हर महीने तकरीबन 66,000 युवा विदेश का रुख करते हैं, और अकेले फरवरी में 25,117 यूएई के लिए उन्होंने वर्क परमिट प्राप्त किया है। 10 महीनों में 1,75,350 से ज्यादा युवाओं ने यूएई के लिए वर्क परमिट लिया है। एजेंसियों के मुताबिक लुम्बिनी का जो पूरा इलाका है नेपाल में बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ के गुल्मी जिला के रहने वाले हैं 5 युवा। नौकरी के दौरान ये यूएई में इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। इसके बाद वो नेपाल लौटे और धर्म के प्रचार के नाम पर भारत से जो पूरा एक बेल्ट सटी हुई है, वो लोग जिनको हम मधेशी कहते हैं, जिस इलाके में वो रहते हैं उसको वो मधेश प्रदेश कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और हर महीने इनको विदेश से पैसे मिल रहे हैं जो लोग लौट के आए हैं। नेपाल के सुदूर पश्चिम और मधेश के 7 जिलों में विदेश से पैसों का पहुंचना लगातार जारी है। ये अमर उजाला की इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। पूर्व आईबी अधिकारी हैं संतोष सिंह, इनके मुताबिक इनकी ऐसी आशंका है, इन्होंने ऐसा इनको लगता है कि ऐसे लोग बड़े आतंकी हमले से पहले इंटेल प्री कलेक्शन का काम करते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ डिटेल है। इनकी रिश्तेदारी भारत में है, जो मधेशी ये लोग हैं इनकी रिश्तेदारी भारत में है, जिनके माध्यम से ये जो संवेदनशील शहर हैं यहाँ पर सक्रियता बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और यही कारण है कि नेपाल का तराई इलाका आज भी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। पुलवामा आतंकी हमले की जांच में घाटी के जो तार थे आतंकवादियों के, यानी कश्मीर के, और वो नेपाल से जुड़े मिले थे, और दिल्ली धमाके का जुड़ाव भी नेपाल से मिला है। कहीं ना कहीं जो तार हैं वो उनके कनेक्टेड हैं, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। नेपाल में सक्रियता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान से घुसपैठ चूंकि अब तकरीबन बंद है भारत के अंदर कश्मीर के रास्ते, कश्मीर में आतंकवादी, अलगाववादी, टेरर फंडिंग, इन तमाम चीज़ों पर अंकुश लगा है। और ऐसे में जो आईएसआई है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, वो नेपाल के रास्ते अपने नेटवर्क को, पैसे को, छोटी मात्रा में विस्फोटक, आईईडी जैसे जो हथियार हैं उनको मुहैया कराने का प्रयास कर रही है। लेकिन एसएसबी और एटीएस की सक्रियता की वजह से अभी उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। ये एक बड़ी रिपोर्ट है, और ये इस रिपोर्ट से हमें 2-3 चीज़ें पता चलती हैं। एक तो ये कि पिछले कुछ सालों में
किस तरीके से पूरा का पूरा जो कनेक्शन है पाकिस्तान का, आईएसआई का, जो कश्मीर के जरिए वो आतंकवाद फैलाने का प्रयास करते थे, कश्मीर के युवाओं को बरगलाने का प्रयास करते थे, उन प्रयासों पर अंकुश लगा है। पहले की तरह अब वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। अब यहां से उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। उन्होंने नेपाल के युवाओं को भ्रमित करना चालू किया, नेपाल के युवाओं को यूएई भेजना चालू किया, वहां उनका धर्म बदलवाया, वहां उनको कन्विंस किया कि तुम अपने इलाके में जाओ, धर्म का प्रचार करो। और अब जो नेपाल के ये भ्रमित युवा हैं, ये पूरी उस बेल्ट में, जो भारत से लगती हुई बेल्ट है, वहां पर न केवल धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बल्कि भारत विरोधी कामों को भी अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुमित, ये बहुत चिंता की बात है। बिल्कुल। और क्या नेपाल की जो एजेंसियां हैं या भारत की जो एजेंसियां क्या इसे लेकर संपर्क में हैं? और दूसरा मैं ये भी जानना चाहूँगा, आखिर कितने युवा हैं, उनकी संख्या आखिर कितनी है जिसे लेकर ये पूरा जो खेल है वो बुना जा रहा है? देखिए, जो अभी यहाँ पर जो गुलमी ज़िले की बात हो रही थी, वहाँ 5 ऐसे युवाओं को आइडेंटिफाई किया गया। जैसे रिपोर्ट बताती है कि तकरीबन 1,75,000 युवा पिछले 10 महीने में विदेश चले गए। अभी ये देखना होगा कि कितने युवा वापस लौट कर आए हैं और धर्म प्रचार के काम में लगे हुए हैं। दूसरी बात ये कि जो एसएसबी और यूपीएसटीएफ है या बाकी जो हमारे देश की एजेंसियां हैं, वो यकीनन इस चीज़ को देख रही हैं, उनकी नज़र इस चीज़ पर है और इसको रोकने की और इसको वहीं तोड़ देने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। यहाँ जो एक महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये कि जब एक रास्ता आईएसआई के सामने बंद होता दिखाई दे रहा है, तो आईएसआई दूसरे रास्ते से एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। अब देखना हमें यह होगा कि किस तरीके से भारत इस पूरे नेटवर्क को तोड़ेगा। और हमें यह भी देखना होगा सुमित यहाँ पर कि ये जो लोग हैं, क्या नेपाल की सरकार, नेपाल की एजेंसियां इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगी या इनको इसी तरह छोड़ दिया जाएगा? एक मेरा आखिरी सवाल ये भी, क्योंकि जैसा आपने बताया कि जो मध्य प्रदेश का जो पूरा इलाका है, तराई क्षेत्र का जो पूरा इलाका है, बहुत बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के लिए इस वक्त बन रहा है। तो क्या ये माना जाए कि भारत नेपाल का बॉर्डर जो और ज़्यादा सेंसिटिव अब हो गया है? हालांकि आईएसआई ये तमाम कोशिशें पहले भी करता रहा है कि नेपाल के बॉर्डर के जरिए जो है वो घुसपैठ जो है वो करवा सके या अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सके। बिल्कुल। देखिए, ये जो बॉर्डर है यकीनन ये काफ़ी सेंसिटिव है और हमने देखा कि जो चेक पोस्ट हैं वहाँ पर उनको लगातार वहाँ पर सुरक्षा को कड़ा किया जा रहा है। आपको ध्यान होगा, जब अभी थोड़े वक्त पहले नेपाल में हिंसा हुई थी और वहाँ पर जो तमाम कैदी थे वो भाग गए थे, उनमें से बहुत सारे कैदी भारत में घुस आए थे। उन कैदियों को किस तरीके से पकड़ा गया, वापस नेपाल भेजा गया, वहीं हमें ये पता चल जाता है कि भारत की एजेंसियां सक्रिय हैं। न केवल सक्रिय हैं बल्कि निगाह भी बना के रखी हुई है कि हमारे देश में किसी भी तरीके की अगर घुसपैठ होगी, कश्मीर तो छोड़ दीजिए, अगर नेपाल के रास्ते भी होगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल। यानी लगातार इस तरीके की गतिविधियों की, आतंकवादियों की, आतंक की कमर तोड़ने की पूरी कोशिश जो है वो जांच एजेंसियों की है। लेकिन पाकिस्तान, वहां के आतंकी आईएसआई आखिर कैसे नई तरकीबें जो हैं वो ईजाद कर रहे हैं और लगातार नेपाल के जो युवा हैं उनके जरिए भारत में आतंकी फंडिंग करने की आखिर किस तरीके से साजिश जो है वो रची जा रही है, उसका जो पूरा मॉड्यूल है उसका एक बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। वरुण, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और तमाम खबरों के लिए। आप बने रहिए अमर उजाला के साथ। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।